Good morning, students. So today we'll start our next chapter, and I'm taking a easy chapter for you because your first unit is bit complicated. So इसलिए आप उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा in your meantime, and I am taking a simple chapter this time. So chapter number 16 मैं start कर रही हूँ, and this is the 5th chapter we are doing. Okay. तो 16 चैप्टर इज अबाउट ऑल पोल्यूशन. तो इन्वायरमेंटल इश्यूज का आपका टॉपिक है, एंड इन दिस यू हैव टू रीड आउट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन बच्चा. एंड इन दिस पोल्यूशन यू हैव टू कवर 4 पॉइंट्स, लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, कि उसका सोर्स क्या था, देन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस दैट पोल्यूशन, कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट में, देन what are the strategies to cope up this negative impact, या फिर आपका कि हम इस negative impacts को किस तरह से रोक सकते हैं. And in the last we'll talk about a case study in each pollution, जहाँ पर आपका either from the government side or from the NGOs or from a person कुछ initiative लिए गए हों पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और वो इनिशिएटिव बहुत बेटर रहे हों. तो वो केस स्टडी हम हर पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे. ओके, सो आई एम टेकिंग योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एयर पॉल्यूशन. नाउ दिस term pollution, you have learned these terms in your lower classes. बहुत easy term है, still I am dictating the definition. पॉल्यूशन है क्या बच्चा? इट इज अनडिजायरेबल चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज. आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में जो अनडिजायरेबल चेंज मीन्स द चेंजेस विच यू डोंट वांट, वो अनडिजायरेबल चेंजेस अगर आ रहे हैं देन दैट इज पॉल्यूशन. अब नेचुरल रिसोर्सेज आपका एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दीज changes are occurring in which kind of natural resource, आपके different type of pollution हो जाते हैं. In case this quality and quantity, इसे हम replace कर सकते हैं एक और definition से, and the definition is that the undesirable change in physical, chemical and biological प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंजेस आ रहे हैं देन दैट इज ऑल्सो योर पॉल्यूशन. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. जैसे हमने बात की एयर आपके आसपास के एनवायरमेंट में बहुत प्योरीफाई थी. व्हाट फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस क्या आ सकते हैं, लाइक आपके एरिया में माइनिंग होने लगी. ओके, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल्स, आपका स्मोक जो है वो हुआ, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो आपकी हट गई. मींस अब आपका इतना ज्यादा धुंधला हो गया है एयर सैंड पार्टिकल्स की वजह से, स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, कि वहां पर विजिबिलिटी जो है आप आसपास की चीजों को भी नहीं देख पा रहे. तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है. केमिकल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक हर जगह का जो एयर होता है वहां पर एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन होता है कि CO2 इतना मिल रहा है, नाइट्रोजन इतना है, जैसे हम बात करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर आपके एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, और बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रीज ऐसा हुआ कि आपकी एयर में सल्फर जो कंपोनेंट है सल्फर ऑक्साइड्स की फॉर्म में वो बहुत इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री में आपका रिफाइनरी की कोई इंडस्ट्री थी जहां सल्फर का यूज हो रहा था, और वो इंडस्ट्री सल्फर जो है एलिमिनेट कर रही थी, रिलीज कर रही थी नेचर में. तो यहाँ पर आपका केमिकल चेंज हुआ है कि पहले आपके एयर में सल्फर का कॉम्पोजिशन उतना नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री बनने के बाद से केमिकल का कंसेंट्रेशन वहां के एटमोस्फेयर में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. देन दैट इज अ केमिकल चेंज. एंड इफ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल चेंज, लाइक आपके एनवायरमेंट में जो एयर है वो फ्रेश एयर थी, कोई पैथोजन नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम फैक्टर कोई आपका जो है पैथोजन बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ आपके एरिया में, बैक्टीरिया लाइक अभी आपका चला हुआ है, तो आपके एरिया में जो है
कोरोना का स्प्रेड बहुत ज्यादा हो, कोई वायरस, कोई भी पैथोजन आपका बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, तो वहां पर एयर के अंदर अब क्या आ गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आ गए, तो वहां पर वो भी क्या कर रहे हैं, एयर की क्वालिटी को ऑल्टर कर रहे हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट आपकी हेल्थ के लिए हजारस हो सकते हैं, नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। Now, what we are saying, next term is pollutant. What do you understand by the term pollutant? So बच्चा, pollutant आपका कोई भी फैक्टर या सब्सटेंस जो इन अनडिजायरेबल चेंजेस को लेकर आ रहा है, मीन्स एनी फैक्टर और सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स द undesirable change or that is responsible for this undesirable change, that factor or substances are called पॉल्यूटेंट। अब ये पॉल्यूटेंट आपके दो तरह के होते हैं, वन इज योर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दिस विल टेक लेटर ऑन। तो पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के आपके पॉसिबल सोर्सेस क्या हो सकते हैं। यू कैन एड ऑन बाय योरसेल्फ आल्सो, आई हैव टेकन फ्यू ऑफ देम, ओके और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो आई हैव नॉट मेंशन एनीथिंग लाइक इन डेफिनेशंस। इफ यू आर विलिंग टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, आप नोट्स में खुद से लिख सकते हैं, ओके। सो द फर्स्ट सोर्स, दिस इज अ चार्ट विच इज शोइंग द डिफरेंट सोर्सेज की पॉसिबल सोर्सेज क्या है जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। सो द फर्स्ट वन हियर इज द कंबशन ऑफ फ्यूल। आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, एयरक्राफ्ट में, थर्मल इंडस्ट्री में, थर्मल प्लांट में, सभी जगह क्या होता है, फ्यूल का यूज होता है। अब ये फ्यूल बच्चा, ये आपका दो तरह से होता है, मतलब बर्न हो सकता है। कंबशन टू टाइप से हो सकता है, यू हैव लर्न इन योर 10th क्लास, आइदर इट कंप्लीटली बर्न और कंप्लीटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। इन दैट केस ये आपका क्या इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी फॉर्म होती है, जो कि आपकी डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज कर ली जाती है। दूसरा आपका होता है कि पार्शियल कंबशन हो रहा हो, पार्शियल जहां पर आपका जो फ्यूल है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है, एंड इन दैट केस पार्शियल कंबशन के केस में आपके क्या बनते हैं, वहां बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें आप नॉर्मल कंडीशंस में सूट भी बोल देते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में आपका या इंडस्ट्री में जब बर्निंग होगी फ्यूल्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चीजें इंक्रीज हो रही है, एक तो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस इंक्रीज हो रही है। अब वो गैसेस आपका कैसी होती है, ज्यादातर आपके फ्यूल्स में क्या है, कार्बन रिलीज करेगा या फिर आपका सल्फर कंटेनिंग होते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये आपके एनहांस हो सकते हैं। इसके अलावा आपका अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स आपके फॉर्म होंगे, एंड दीज अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड सूट। तो ये आपका रिलीज होता है एज अ पॉल्यूटेंट। ये क्या है, पॉल्यूटेंट, वो सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करेंगे। Then the second source is metallurgical process. And what is metallurgical process बचा, metallurgical process नाम से पता चल रहा है, जहां पर हम बात करें वो प्रोसेसेस जिसके थ्रू आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एंड मेटल्स आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं ओर्स में। तो यहाँ पर मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, आपको पहले ओर चाहिए, ओर के लिए आप क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। सो इन मेटलर्जिकल प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग माइनिंग। अब जब हम माइनिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनिंग में आपको ब्लास्ट करना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लास्ट वहां पर जहां पर आप माइनिंग कर रहे हैं वहां पर सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में माइन्यूट सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका माइनिंग से क्या हुआ, माइनिंग से एक तो आपके सॉइल या फिर हम कहे सैंड पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो आपके सस्पेंडेड सैंड पार्टिकल्स आपके एयर में आ जाएंगे और ये सेटल डाउन जल्दी से नहीं होते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम होती है एंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जब प्रोसेसिंग होगी, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जो है, और निकालने के बाद क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग के बाद आपकी क्या गैसेस भी रिलीज हो रही है। सो यहाँ पर सस्पेंडेड सैंड पार्टिकल्स और गैसेस जो होते हैं दे आर कॉजिंग द एयर पॉल्यूशन। देन द नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपकी वो इंडस्ट्री जहां किसी रॉ मटेरियल को यूज कर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे हम कॉटन्स की बात करते, कॉटन्स फाइबर्स जो है उसे आपका लिंट को यूज किया जाता है एंड आपका टेक्सटाइल मींस क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चे यहाँ के जो वर्कर होते हैं, जो लिंट फाइबर होता है, लिंट फाइबर वो इतना माइन्यूट होता है कि ये लिंट फाइबर उनके रेस्पायरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाता है और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे रेस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसी तरह से आपका वीट फ्लोर है, इसमें भी आपका वीट फ्लावर इंडस्ट्री में भी आपका सेम यही, जो वीट फ्लावर है उसमें भी माइन्यूट पार्टिकल्स आपके जो हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जो कि हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक में एंटर कर सकते हैं। देन आपका जो ब्रिक इंडस्ट्री होती है या फिर आपका ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर भी आपके सीमेंट के पार्टिकल्स, ब्रिक्स के पार्टिकल्स या फिर जो मेटल इंडस्ट्री होती है वहां पर माइन्यूट जो मेटल्स जो हैं वो इनहेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज आपके स्प्रेड होते हैं रेस्पायरेटरी, जिन्हें हम आगे बात करेंगे डिफरेंट डिजीज को। ऑल्दो वी हैव स्टडीड इन योर 11th क्लास ऑल्सो अबाउट एबेस्ट्रोसिस, बहुत सारे हमने डिजीज पढ़े थे, तो उनको हम लेंगे कि आपका यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से कौन से डिजीज हो रहे हैं। देन द नेक्स्ट वन इज योर नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में बच्चा आपका नेचुरल कैलेमिटीज होती है जो सडन हो जाती है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग दिस फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन, दे आर नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी है तो ये आपका कोई बताकर नहीं आएगी, कभी भी हो सकता है। एंड वंस द फायर स्टार्टेड, फॉरेस्ट के अंदर आपके बहुत सारे जो है ऐसे आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं जो इजीली फायर कैच करते, तो एक बार फायर स्टार्ट हो जाती है तो फॉरेस्ट फायर को नॉर्मल होने में या स्टॉप होने में आपको महीना लग जाता है, महीनों तक आपका फायर जो है होती रहती है, जिसकी वजह से जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है एंड अलोंग विद दैट एयर भी पॉल्यूट हो रही है, क्योंकि फायर से क्या होगा, गैसेस रिलीज होगी बहुत ह्यूज अमाउंट में। लाइकवाइज वोल्केनिक इरप्शन से भी क्या हो रहा है, यहाँ दोनों ही केस में आपका गैसेस रिलीज हो रही हैं और बिकॉज ऑफ दैट गैसेस आपका एयर पॉल्यूट हो रही है। पॉलन की हमने बात की है, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि कुछ पॉलन्स जो हैं ये भी आपका एयर पॉल्यूटेंट की तरह वर्क कर सकते, बिकॉज दीज पॉलन्स आर व्हाट, दीज आर पैथोजेनिक, वी आर पैथोजेनिक टर्म एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर हम पॉलन की बात करते हैं। ये पॉलन्स आपका क्या होंगी, एलर्जेंस की तरह काम करती हैं, दे आर एलर्जेंस इन नेचर एंड यहाँ पर बहुत सारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वो कॉज कर रही हैं। लाइक वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ पार्थीनियम, तो हमने एक एग्जांपल लिया था पार्थीनियम का, जो कि क्या है, एक्ट करती है एज अ एलर्जेन। सो दिस इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विल टॉक अबाउट द पॉल्यूटेंट्स, काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स। सो बच्चे यहाँ पर मेजर पॉल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं। पॉल्यूटेंट्स का आई हैव टोल्ड यू, पॉल्यूटेंट को हम डिवाइड करते हैं, आइदर दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट है, दोज पॉल्यूटेंट विच रिलीज डायरेक्टली इनटू एनवायरमेंट, कि किसी भी सोर्स से वो डायरेक्टली एनवायरमेंट में आए हैं, दोज पॉल्यूटेंट्स आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे आपने फ्यूल की बर्निंग की तो CO2 डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आया, आपने फ्यूल का पार्शियल कंबशन किया तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट आपके कहाँ पर आए, एनवायरमेंट में आए। पॉलन रिलीज हुई डायरेक्ट एनवायरमेंट में हो रही है। सो ऑल दोज पॉल्यूटेंट विच रिलीज डायरेक्टली इनटू एनवायरमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। The second is your secondary pollutant. And what is this secondary pollutant? Secondary pollutant are those pollutant which forms by the combination or reaction या reaction of primary pollutant. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन और कॉम्बिनेशन से आपका जो बनते हैं that pollutants are called secondary pollutants. Like the major pollutant I am taking here,
The first one is particulate matter. These are those particles which remain suspended in the air. वो आपके मैटर में हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो पर्टिकुलेट मैटर आपका सॉलिड पार्टिकल्स जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं एंड सेटल डाउन नहीं होते, वो आपके कहलाते हैं पर्टिकुलेट मैटर. एंड यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर डिफरेंट साइज के होते हैं. जैसे कुछ होते हैं साइज में अगर बड़े होंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, 2 दिन लेंगे 3 दिन लेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. बट यहाँ पर बोला गया वो पर्टिकुलेट मैटर आपकी जो कि जिनका साइज क्या हो 2.5 माइक्रोमीटर हो, माइक्रोमीटर, वो आपके सस्पेंडेड रहेंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन इन द एटमोस्फेयर एज दे आर नॉट सेटलिंग डाउन. क्योंकि सेटलिंग डाउन नहीं हो रहे हैं, सो दे आर कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. क्योंकि एयर में रहेंगे तो आप इनहेल तो करते हैं एयर को, एंड इफ यू आर इनहेलिंग द एयर so they enters into your respiratory tract and there they cause the respiratory problems such as asthma, irritation, inflammation of your respiratory tract. So according to the Central Pollution Control Board, हमारी कमिटी है जो डिटरमाइन करती है कि आपका कौन सी एयर के अंदर आपका पर्टिकुलेट मैटर का कौन सा साइज है, कितने कंसेंट्रेशन में वो पॉल्यूटेंट कहलाएगा. तो यहाँ पर 1 मार्क्स में बच्चा 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते इन योर बोर्ड. सबसे पहला तो आपका यही आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PM 2.5. सो PM 2.5 इट स्टैंड फॉर particulate matter of size 2.5 which is according to the Central Pollution Control Board remains suspended in the air and they are the reason for causing respiratory problems such as asthma and irritation. ये complete question आपका 2 मार्क्स में आता है. 1 मार्क्स में आपका सीधे ये पूछ सकते हैं PM 2.5 क्या है. तो 1 मार्क्स में आपको सिर्फ बताना पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज क्या हो 2.5 माइक्रोमीटर और ये एयर में क्या रहेंगे सस्पेंडेड, सो दे एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट. अब यहाँ पर 1 मार्क्स में आपका ये पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और एक्सपेंड द टर्म CBCP. तो इट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1 मार्क के अंदर आपका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ ली जाती है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट. सो द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट हियर इज योर स्मोक, सूट और फ्लाई एश. बच्चा द सूट एंड फ्लाई एश तो होता है लाइक इफ यू आर बर्निंग चूल्हास, तो वहां पर भी आपका सेम इसी तरह से कुछ पर्टिकुलेट मैटर जो राख होती है वो उड़ती है बट दे सेटल डाउन आफ्टर फ्यू आवर्स. तो वो थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन होती है, लेकिन उन्हीं को हम क्या कहते हैं व्हेन वी आर यूजिंग द चूल्हास, जब हम चूल्हा यूज कर रहे तब वो आपका फॉर्म हो रही है और उस टाइम पर वो ऐसा नहीं है तभी की तभी सेटल डाउन हो रही है. सो इफ यू आर सिटिंग नियर टू द चूल्हास, वो कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर रहा होगा. सो दैट उस राख को ही हम क्या कह रहे हैं फ्लाई एश कह रहे हैं. Now what is soot? I have told you right now कि soot क्या है. It is actually the hydrocarbons which are formed ड्यू टू पार्शियल बर्निंग ऑफ फ्यूल. अगर फ्यूल की पार्शियल बर्निंग होती है तो उससे जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहे हैं वही आपके क्या कहलाएंगे सूट कहलाएंगे. सो बोथ दीज आर ऑल्सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट. पर्टिकुलेट मैटर भी प्राइमरी है, फ्लैश भी प्राइमरी डायरेक्ट हो रहे हैं, सूट भी प्राइमरी है. हियर वन एग्जांपल आई हैव रिटन हियर इज स्मॉग. स्मॉग बच्चा प्राइमरी नहीं है. क्यों? यहाँ देखो हमने सेकेंडरी क्या कहा था, जो कि प्राइमरी के कंबाइन होने से या प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्ट होने से बन रहा है. स्मोक धुआं जो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट है. डस्ट जो होता है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल उड़ जाते हैं. बट जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर ये कॉज करते हैं स्मोक. सो दिस स्मोक इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ secondary pollutant. Now here some of the primary pollutant I have mentioned. ऑक्साइड्स है कार्बन के, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड बच्चे यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे विच यू हैव ऑलरेडी
विच वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड इन अवर लोअर क्लासेस। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड शो 200 टाइम्स मोर एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन। ये आपका ऑक्सीजन कार्बन से 200 गुना ज्यादा एफिनिटी शो करता है कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में CO2 भी है, O2 भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो आपका हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किससे बाइंड करेगा, 200 गुना ज्यादा वो आपका ऑक्सीजन और इसके कंपैरिजन में आपका मोनोऑक्साइड से ज्यादा बाइंडिंग करेगा। और ये आपका रिलीज कैसे होता है, अगेन पार्शियल कंबशन अगर आपका फ्यूल का हो रहा है। जैसे कई लोग हैं विंटर्स में, आपने 10th क्लास में पढ़ा, विंटर्स में अगर हम अंगीठी जलाते हैं एंड इफ यू क्लोज द रूम, तो वहां पर रात भर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन हो जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है एंड बिकॉज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहा है तो वहां पर पर्सन की जो दम घुटने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लाइकवाइज इफ योर हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड देन इट फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इन दोनों में ध्यान रखना, कार्बोक्सी है जब मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे, अब कार्ब अमीनो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म होगा। एंड सिमिलर इम्पैक्ट इज सिमिलर इफ hemoglobin is combining with carbon dioxide means it is showing less affinity for the oxygen and you will face breathing problem. Okay, then यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड्स हैं, so these are used in refineries। तो आपका यहाँ पर रिफाइनरी इंडस्ट्री के अंदर मेटल प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए सल्फाइड्स का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी क्या है, आपके पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करते हैं और यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह के साथ कंबाइन कर सल्फर के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं विच इज कॉजिंग योर एसिड रेन टू। और एसिड रेन आपको पता है, अगर एसिड रेन सॉइल में आपका आ रही है तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करेगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी एंड आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है वहां पर स्टोन लेप्रोसी नाम का डिजीज कह रहे हैं हम कि मॉन्यूमेंट्स जो है उसकी शाइनी सरफेस जो है वो कोरोड हो जाती है, तो उसी को हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो ये सारे आपके फैक्टर्स कोज करेगी। ओके, देन सल्फर का ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है ये हम बात कर चुके हैं। ये क्या है, लाइकन्स के जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू द sulfur dioxide. If this pollutant is increasing in your environment, then lichens will die, and this shows that you are facing the problem of what, sulfur dioxide pollutant। कि आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ते ही लाइकन क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, जो कि इंडिकेटर की तरह काम करते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर जो है या एयर जो है वो प्योरीफाई नहीं है और वहां पर सल्फर का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देन हेयर आई हैव मेंशन्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में एक एग्जांपल जैसे हमने लिया है मीथेन। मीथेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है। और ये मीथेन आपने कहाँ पढ़े, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो बच्चा एक तो आपने पढ़ा है रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जुगाड़ करके खाते हैं, जैसे काव वगैरह है, तो आपने पढ़ा 11th में रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स की गट के अंदर आपको मीथेन मिलता है और गट के थ्रू आपका जो डंग होता है उस डंग में भी आपका जो मीथेन है ये आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करता है एंड इट इज अ गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। लाइकवाइज इन योर पैडी फील्ड्स ऑल्सो मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, मीथेन गैस। अच्छा, बोर्ड में आपका एक एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया बच्चा कि मिथेनोजेंस का एग्जाम्पल आपको देना है। तो मिथेनोजेंस जेनेरा का नाम है, इसमें आप आंसर में लिख सकते हो मिथेनोकोकस, ओके, मिथेनोबैसिलस, ओके, सो bacillus, so they are the example of मिथेनोजेंस। होमवर्क में आपको 2 और एग्जाम्पल्स इसके लिखने हैं, ठीक है। सो 2 एग्जाम्पल और आप इसके सर्च करके लिखेंगे एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अभी वाले बोर्ड में आया था मिथेनोजन का, 1 मार्क में मिथेनोजन का नेम पूछा था, ठीक है, 2 नेम पूछे थे आई थॉट। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते बच्चे, मैंने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर एक नोट लिखा है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
यहाँ पे हमने बताया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो सीवियर कंडीशन या कोई केस कब हुआ था, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन का जो केस देखा गया वो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, विच हेल्ड इन 1984। एंड हियर व्हाट हैपन, जो एयर है वहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट फोस्फोजिन गैस जो है वो रिलीज हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस गैस so many persons died and many of them remain affected for many years। बहुतों का आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो कई सालों तक इस गैस का इम्पैक्ट रहा था, कई डेथ, हजारों में यहाँ पर डेथ हुई थी। एंड यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में एक इसी से क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट मिल सकता है आपको, और ये कंप्लीट भी मिल सकता है मिथाइल आइसोसाइनेट फोस्फोजीन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मिथाइल आइसोसाइनेट फोस्फोजीन जो है वो रिलीज कैसे हुई। सो बच्चे यहाँ पर हर इंडस्ट्री के अंदर हम कूलेंट यूज करते हैं कि जब हम एनर्जी यूज करें तो जो चेम्बर्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, तो उन्हें ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता था इस इंडस्ट्री में। एंड यहाँ पर वाटर जो है, वाटर आपकी एक पाइप जो है उसके साथ, मतलब मेन जो गैस थी वाटर यहाँ पर मेन गैस के साथ रिएक्ट हो गया, पाइपलाइन ओपन की तो ये वाटर किसी तरह मेन गैस की लाइन में एंटर हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। मींस इस वाटर ने जब मेन गैस के साथ रिएक्ट हुआ तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट जनरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो पाइपलाइन थी वो फट गई थी और ये मिथाइल आइसोसाइनेट पूरे एरिया में स्प्रेड हो गई थी। तो यहाँ पर ये एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मोस्टली आपको नहीं मिलता। सिंपल क्वेश्चन आपका सिंपल यही पूछा जाता है कि कौन सी गैस रिलीज हुई। ओके, अब यहाँ पर ये गैस रिलीज कैसे हुई थी, तो वाटर जो है वो रिएक्ट कर यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई जिसकी वजह से पाइपलाइन क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। बच्चा अभी आपका रिसेंट 3-4 डेज बैक आपका एक और केस आया है इंडिया में, इतना सीवियर नहीं हुआ है, टैकल हो जाएगा बट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका आया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट चेक करना, तिरुवनंतपुरम है मे बी, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम है आई थॉट। वहां पर क्या हुआ है, पीवीसी पाइपलाइन की इंडस्ट्री है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मे बी यू हैव हर्ड दिस इन योर केमिस्ट्री। इसको हम यूज करते हैं पाइप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर पाइप्स फॉर्म करने के लिए इसका एक रॉ मटेरियल होता है स्टाइरिन, जो कि लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही हुआ कि यहाँ पर प्रॉपर इसे रखना होता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर, बट अगर ये टेम्परेचर मेंटेन ना रह पाए तो ये स्टाइरिन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पीवीसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पर यही दिक्कत आई, रखना था इन्हें 20 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो गया जिसकी वजह से ये स्टाइरिन क्या हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, एंड अभी तक डेथ रेट जो है 11 पहुंच चुका है, एंड अराउंड 500 परसों तक 500 लोग जो है इससे इम्पैक्टेड, मतलब हेल्थ इश्यू हो गए थे और हॉस्पिटलाइज थे। तो यहाँ पर ये केस अभी हुआ है 2020 में। ठीक है, रीजन क्या रहा, स्टाइरिन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, 20 डिग्री पर स्टोरेज नहीं रख पाएंगे, 20 डिग्री पर स्टोरेज इसका रखना होता है। एंड इंडस्ट्री पर 50 करोड़ का फाइन भी लगाया है इंडियन नेचुरल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने अभी यहाँ पर सोर्सेज और पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। बच्चे इन द लास्ट केस व्हाट आई हैव सेड, वहाँ पर अभी केसेस जो है 5,000 है, नॉट 500। एंड यहाँ पर नेचुरल ग्रीन ट्रिब्यूनल आई हैव सेड दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट, जो कि आपका पॉल्यूटेंट वगैरह पर और इंडस्ट्रीज़ कितना एक्सपोज कर सकती है, रिलीज़ कर सकती है, उस पर सब चेकआउट रखता है। So please rectify these two things. Thank you so much.